हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आपका कबीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की पॉलिटी का सेकंड बुक यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय नंबर 3। इससे पहले हम आपके लिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है, वो चैप्टर्स को देख ले। ये चैप्टर्स जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये केवल क्लास 12 के लिए नहीं है, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको अपना पॉलिटी में बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। क्या होता है नियोजित विकास? यानी प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, राजनीतिक फैसले और विकास। यहाँ एक उदाहरण से समझाया गया है हमें। उड़ीसा का उदाहरण लिया है कि किस प्रकार जब हम कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने संसाधनों को यूज करते हैं, तो एक फैसले में, सरकार के फैसले में कई सामूहिक ग्रुपों का यानी सामूहिक समूह जो होते हैं उनका हित शामिल होता है, उनके इंटरेस्ट शामिल होते हैं। उससे रिलेटेड कई पार्टियां होती हैं जिनको उस फैसले से फर्क पड़ता है। तो पहला पैराग्राफ हमारा यही है। चलो स्टार्ट करें। राजनीतिक फैसले और विकास। इस बात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को बुझाना चाहा। उसने अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है, खासकर इन राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों में। आदिवासियों का डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी के निवेश को बाधा पहुंचेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फैसला एक है कि इस्पात निर्माण यानी लौह अयस्क का खनन करना है उड़ीसा में। राज्य सरकार को यहाँ फैसला लेना है। तो इसमें इस फैसले से जो प्रभावित होंगे समूह वो कौन कौन से हैं? एक तो खुद उड़ीसा की राज्य सरकार, दूसरा कौन है? वहां रहने वाले लोग यानी आदिवासी, जिनको अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट शामिल है। और तीसरा है पर्यावरणविद, ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं। और चौथा है कौन? केंद्र सरकार। इसको लगता है कि अगर हमने परमिशन नहीं दी तो क्या होगा? ये एक बैड एग्जाम्पल साबित होगा और इससे हमारी कंट्री में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से ऐसे फैसले लिए जाते हैं देखते हैं। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन-कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे, तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है? दरअसल किसकी जरूरतों को उस उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? तो देखा आपने, यहाँ पर कितने सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं कि हम किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, अहम बिंदु है ना। तो अब इन सवालों के अगर जवाब हमें चाहिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा उड़ीसा के लिए क्या जरूरी है। ठीक है,
डेवलपमेंट जरूरी है, उद्योगों को बढ़ाना जरूरी है, या लोगों को संतुष्ट करना जरूरी है? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं किस तरह से राजनीतिक टकराव होता है यहाँ पर। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जा सकता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापा जा सकता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर लगनी चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और विशेषज्ञ की राय जानना बहुत जरूरी है, में इम्पोर्टेंट है। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर किसका होगा? राजनीतिक निर्णय होगा। जनप्रतिनिधि जनता की भावना को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों प्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। ठीक है, यानी सरकार। जनप्रतिनिधि कौन है? सरकार ही तो है। यहाँ आप देख लेंगे वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। देख लेते हैं एक बार। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहां की राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। आपने ऐसा जिक्र जरूर पढ़ा होगा। दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किस राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वे कौन सा पक्ष लेगा, या आर्थिक पुनर्वितरण के में राज्य की भूमिका बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथ से अक्सर उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण के पक्ष में है और मुक्त प्रतिस्पर्धा पर राज्य विनियमन को प्राथमिकता देते हैं। दक्षिण पथ में से उन लोगों को इंगित किया जा सकता है ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ रखेंगे? तो देखते हैं यहाँ हमारे पास दो चीज सामने आई। मेन क्या था? वामपंथ और दक्षिणपंथ। तो किसको कहते हैं हम वामपंथ और किसको कहते हैं? तो वामपंथ क्या है बच्चे? यहाँ पर है उन लोगों की तरफ संकेत करता है ये जो अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण के पक्ष में है, यानी इकोनॉमी जो है वो किसके कंट्रोल में रहे? स्टेट के। और मुक्त प्रतिस्पर्धा यानी कि जो ओपन कंपटीशन होता है उस पर जो हमारे राज्य है यानी स्टेट है उसका रेगुलेशन को वो प्रायोरिटी देते हैं। और दक्षिणपंथी कैसे हैं? ये उन लोगों को इंडिकेट करते हैं जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा यानी ओपन कंपटीशन और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी जो है हमारी के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करे, यानी सरकार के अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। जो दक्षिणपंथी हैं वो कहते हैं हमें फ्रीली काम करने दो, हमारे को जो है गवर्नमेंट जो है हमारे काम में इंटरफेयर ना करे, गैर जरूरी यानी कि। और वामपंथ क्या कहता है? वामपंथ कहता है कि हमें कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ना है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? रेगुलेशन करता है। ओके, तो वामपंथ और दक्षिणपंथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आजादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या कहे कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। तो आप देखिए भारत का आर्थिक विकास का मॉडल यानी विजन जो था वो क्या था? सब लोग इस बात पर सहमत थे कि जो भारत के विकास का अर्थ है वो क्या होगा? आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक और सामाजिक न्याय यानी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस बात पर मतभेद था। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए
क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता हो, तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना चाहिए? ठीक है, या कितना जोर देना उचित होगा? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप में कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं, विकास का कथाक्रम शुरू करते हैं, यानी कि विकास के लिए कथा सुनाते हैं आपको। तो विकास की धारणाएं क्या थी? देखो बच्चों, विकास की धारणा यानी कि हर व्यक्ति के लिए, हर समूह के लिए कह सकती हूँ कि विकास का अर्थ अलग था। सबको अपने हितों से सरोकार था, यानी जिसमें आपका हित शामिल है, जो आपके हित के लिए काम करेगा, आपके लिए वही विकास है। ठीक है, कहते हैं ना, भूखे को रोटी दे दो, उसके लिए वही सब कुछ है। तो ऐसा ही कुछ था। अलग अलग पार्टियां हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती, कि अगर कोई विकास चाहता है, कि हर कोई विकास चाहता है, यानी कि डेवलपमेंट तो हर कोई चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। मिसाल के लिए, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, जो हमने उड़ीसा का उदाहरण लिया था ऊपर, उसमें मिसाल के लिए जनता के इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति, यानी जिसको इस्पात संयंत्र लगाना था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट एक पार्टी हुआ। इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता, यानी जिसने इसकी डिमांड रखी थी कि उसको इस्पात चाहिए, वो शहरी उपभोक्ता। और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे आदिवासी, यानी जो लोग वहां रह रहे हैं, जिनको इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। विकास का इन सब के लिए अलग अलग अर्थ होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। ठीक है, किसी एक ग्रुप को हम संतुष्ट करने जाएंगे तो दूसरा ग्रुप हमसे नाराज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसलिए टकराव यहाँ होते रहते हैं। आजादी के बाद भारत के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। कुछ उस वक्त लोग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे, यानी जैसे ही बात होती थी कि डेवलपमेंट करना है, तो लोग कहते थे कि पश्चिम का हवाला, यानी कि विकास करना है तो उन देशों को देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां देखो उनका जो विकास का पैमाना है ना, पश्चिमी मुल्क हैं। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, यानी विकास का मतलब क्या था? मॉडर्न, ज्यादा से ज्यादा होना। और आधुनिक होने का अर्थ क्या था? पश्चिमी उद्योग, पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। यानी वो कैसे है? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ। जैसे वहां भी जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो क्या हुआ है वहां पर? जो पुरानी हमारी सामाजिक संरचना थी, जो स्ट्रक्चर था, हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, वो टूटा पहले का। और नया क्या है? पूंजीवाद, यानी कैपिटलिज्म ने और लिबरलिज्म का उदय हुआ। उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी यही होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। यानी मॉडर्नाइजेशन होने का क्या अर्थ है? कि वहां पर ग्रोथ होना, उनका प्रोग्रेस होना, और क्या है? साइंटिफिक लॉजिक के साथ इसको हम करते हैं, मॉडर्नाइजेशन को डिफाइन करते हैं, यानी उसके पर्यायवाची शब्द हैं। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था, यानी कैटेगराइज किया हुआ था देशों को। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी, और दूसरा कौन सा था? समाजवादी मॉडल था। जो पहला मॉडल था, ये किस किस ने अपनाया था? यूरोप के अधिकतर देशों ने और यूएस में ये मॉडल लिया था। कौन सा? उदारवादी और पूंजीवादी। दूसरा जो समाजवादी मॉडल था, इसको किसने अपनाया था? सोवियत संघ का मॉडल था, इसी पर काम किया था इसने। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं।
और आप ये भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध का दौर चला था, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। यानी जो यूएसएसआर मॉडल था हमारे लिए विकास का, उससे लोग काफी प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं, ये जो हमारे अंदर पार्टियां थी हमारी कांग्रेस के अंदर ही, तो सिर्फ इससे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे सिर्फ वही नहीं, सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक भी इसमें शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। यानी जो अमेरिका में मॉडल अपनाया गया था, कौन सा, उदारवादी और पूंजीवादी, उसके पैरोकार यानी उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम थे। आजादी के दौरान यानी आजादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी। जब हमारे स्ट्रगल चल रहे थे आजाद होने के लिए, तो तभी नेताओं ने डिसाइड कर लिया था कि नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे। यानी कि जो यूएस ने जो मॉडल अपनाया है उससे हमारा मॉडल अलग हो। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आजादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकीकरण को उचित रास्ता मानते थे, कुछ की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तो सबके इंटरेस्ट अलग है, सबकी सोच अलग है, कैसे फैसले लिए जाते हैं देखिए। तो कुछ के लिए कृषि का विकास करना बहुत जरूरी है, कुछ के लिए औद्योगिकीकरण बहुत जरूरी है। तो कोई किसी बात को सही ठहराता है, कोई किसी बात को सही ठहराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे योजना आयोग के मेंबर्स थे उनको संबोधित करते हुए नेहरू जी। आगे योजना आयोग के बारे में आप यहाँ पढ़ लेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ, कौन कौन इसमें मेंबर आए, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आगे बढ़े। अब है अगला प्लानिंग यानी नियोजन। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में, प्लान डेवलपमेंट के बारे में, इतना पढ़ना होगा प्लानिंग क्या होता है। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। यानी बहुत सारे डिस्प्यूट थे, लेकिन एक बात तो हमारे नेताओं में वो तय थी, क्या थे, जो डेवलपमेंट का काम है वो हम प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दे सकते। और सरकार के लिए जरूरी है कि विकास का एक खाका और एक योजना तैयार करे। यानी डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करे, कोई फॉर्मेट तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था कि सब इस बात पर सहमत थे कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इससे पहले हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल आ चुके थे, जैसे यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी। और सोवियत संघ ने 1930 और 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। यानी सब लोग नियोजन के पक्ष में थे। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है कि हम तो आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा था ना, वामपंथी और दक्षिणपंथी, तो वो क्या चाहते हैं, वो दक्षिणपंथी होते हैं, यानी उनको खुली अर्थव्यवस्था चाहिए, ओपन इकोनॉमी चाहिए। तो आमतौर पर यही होता है, जो निजी निवेशक यानी जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन है, वो प्लानिंग के पक्ष में होते नहीं है। वो क्या चाहते हैं, ओपन इकोनॉमी चाहते हैं, जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक यानी जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सब इकट्ठे हुए और इस समूह ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है, एक जॉइंट प्रपोजल तैयार किया इन्होंने, जिसको हम क्या कहते हैं,
बॉम्बे प्लान। क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान पर क्वेश्चन आता है, आप इसको देख लेंगे। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। ठीक है, चल, तो इनिशियल स्टेप्स क्या लिए गए, यानी शुरुआती कदम क्या थे, देखते हैं। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। तो शुरुआती कदम क्या थे इस आयोग के? इसने भी पंचवर्षीय योजनाओं का ऑप्शन चूज किया। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। 5 year प्लान प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। ठीक है, ₹2069 करोड़ आउटले फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। ये ब्लूप्रिंट फॉर इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ, देख सकते हैं आप। हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग है उस वक्त की। नेवर से डाई, कभी नहीं गई, कभी भी होप नहीं छोड़नी आप। योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था और इसके अंतर्गत सालाना आधार पर यानी ईयरली डे टू डे आइटम्स पर खर्च करना था। तो इसमें हम क्या लेंगे, ये कौन सा था? जो हमारे गैर योजना यानी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे उनके लिए। और दूसरा हिस्सा क्या था हमारा, जो कैसे होंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर होंगे। तो पहला है हमारा गैर योजना, इसको हम कह सकते हैं एक हिस्सा, और दूसरा ये है। तो दूसरा क्या है, हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा। इस योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह भी था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकते थे। यानी 5 years थे तो उनको टाइम काफी मिल जाएगा। ठीक है, तो लंबी अवधि के हस्तक्षेप भी कर सकते थे, यानी कि जो एक बार अभी इस पंचवर्षीय योजना में डाल दिया तो वो 5 years के लिए एटलीस्ट कोई उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चला। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई थी। यानी जो बहस चल रही थी, जो डिबेट चल रहा था इस सब पर कि भाई ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, इस सब पर ये सब लोग क्या थे, इनके बीच डिबेट था। कौन कौन? जो हमारे जानकार लोग होते हैं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता, सभी लोग इस पर बहस चल रही थी। तो नियोजन को लेकर देश में जो गहमागहमी थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपने हाइक पर पहुंच गई थी। हाइक 1966 से चालू होनी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, सॉरी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से चालू हुई। योजना के समय तक ऐसा ही माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1966 में चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था। यानी अब जो नियोजन का उस टाइम सब कुछ नया नया था तो लोग ज्यादा बहसबाजी कर रहे थे उस पर। लेकिन अभी क्योंकि 3 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी, 15 साल हो चुके थे, अब इतना क्रेज लोगों में इसका नहीं था, तो उस पर इतनी बहसें भी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसका जो नयापन था एक हद तक वो मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में भी आ चुका था। तो गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था, आप समझ सकते हैं कैसे, कि क्योंकि 66 में ये योजना लागू हुई है। इससे पहले क्या था, 1964 में, 65 में और 66 में। हाँ, ये सब हमारे साथ, हमारे देश में काफी कुछ हुआ। हमने युद्ध की त्रासदी झेली। ठीक है, तो ये सब हुआ था हमारा।
62 में चाइना वॉर, ठीक है, 65 में पाकिस्तान वॉर। तो ये सब था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई। लोगों ने क्रिटिसाइज तो बहुत किया, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। यानी कि हमारा जो इसका आर्थिक विकास था, इसका हमारा शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली, कि इसकी कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों ने, कौन थे हमारे, इसका नाम याद रखेंगे इनका, के एन राज। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो तैयार किया था, उनमें स्पेशलिस्ट कौन थे, के एन राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है, उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यानी हम क्या चाह रहे थे, हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़े। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चों से ज्यादा। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पहले ही हम अपना नेसेसिटीज पर जी रहे। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे, उनकी तुलना में देश का जो पूंजी भंडार था, यानी उनको देने के लिए सैलरी भी तो चाहिए, वो बहुत कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में, यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया और इसमें पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करी। यानी सेकंड 5 ईयर प्लान में हम क्या चाहते थे, रैपिडली क्या हो, जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो रैपिड हो। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए इंपोर्ट पर, जिससे कि जो हमारी आयातित चीजें हैं, जो इंपोर्ट किए गए आइटम है, वो महंगे हो, तो हमारे जो देश में हमारे देसी उद्योग हैं उनको संरक्षण मिले, वो चीजें ज्यादा बिके, इंपोर्ट वाली चीजें कम बिके। ठीक है, क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकीकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत औद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व व्यापार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। ठीक है, इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। क्या था, हम जो टेक्नोलॉजिकल के उसमें बेस पर देखें तो हम बहुत पिछड़े हुए थे उस वक्त, और जो हमारा वर्ल्ड मार्केट था उसमें हम टेक्नोलॉजी खरीदने में उससे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। यानी टेक्नोलॉजी हमें बाहर से लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फॉरेन रिजर्व्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसको खर्च करना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ठीक है, जो उद्योग थे उसने कृषि की अपेक्षा किसमें करा, निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। तो देख लीजिए समस्याएं कितनी सारी हैं। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में कठिनाई आ रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये आप देख सकते हैं, पहली और दूसरी में कंपैरिजन किया गया है। जो रेड कलर में है वो पहली पंचवर्षीय योजना है और जो ब्लू कलर में है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। और एक साथ दे रखा है, एक साथ ही ये आपके जो विकास के विभिन्न पैमाने हैं, जो स्केल्स हैं, उन पर दिखाया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में इस पर कितना खर्च हुआ, जैसे कृषि और सामुदायिक विकास पर कितना किया, यहाँ सिंचाई और बाढ़ पर कितना किया, दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है दूसरी योजना, यानी जो हमारी तीसरी योजना थी वो दूसरी से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना के रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आ रही है। यानी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप शहरों की तरफ, शहरों के डेवलपमेंट की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं, ग्रामीण इलाकों की तरफ या कृषि पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर गलती की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। यहाँ देखेंगे क्या है ये, विकेंद्रित नियोजन। यानी जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत क्या होता है, यानी जो फैसले सिर्फ केंद्र सरकार लेती है हमारी, वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। और जिस जिन मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार हमारी राज्य सरकारों को भी मिल जाता है, वो कैसे होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। यानी आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो आपने क्या कर दिया है, थोड़ा सा शेयर कर लिया है, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। तो इसको हम कह देंगे विकेंद्रित नियोजन। यहाँ पर हम केरला का एक उदाहरण ले रखा है हमने, आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो, ऐसा भी नहीं कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है, आयु प्रत्याशा बड़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों का कहीं ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, यानी मुहैया है। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो। तो ये क्या है, यहाँ राज्य सरकार ने भी आगे पावर्स को शेयर किया, यानी कि पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर भी योजनाओं को तैयार करने में पार्टिसिपेशन हुआ पब्लिक तक। ठीक है, तो इसी को कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आपको इसकी समझ बनी होगी और मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ सही से। इसका फीडबैक आप मुझे जरूर दें कमेंट्स में। वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार आए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए।